हमेशा कहा जाता था कि दिलीप साहब जो है अपनी लाइनें जो है वो खुद लिखते थे। तो आपका जो कोलैबोरेशन दिलीप साहब के साथ में रहे, तो राइटिंग के लेवल पे उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होते? पहला सवाल मेरा दिलीप साहब के साथ ये था, दिलीप साहब मैं आपकी पिक्चरें तब से देख रहा हूँ जब मैं निक्कर पहना करता था, तो मैंने आपसे ही के थ्रू ही सिनेमा को सीखा है। अब मैं आपके साथ फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपका डायरेक्टर हूं, तो क्या आप उस लड़के को, बच्चे को डायरेक्टर का मान देंगे? मैं संजय दत्त को तब से जानता था जब से वो बच्चा था। फिर उसकी दूसरी फिल्म विधाता भी मैंने डायरेक्ट की थी। आज थिएटर हॉल में का पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज हो चुका है। आज सिनेमा हॉल में एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए खर्चा होता है। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं तब मैं डायरेक्टर नहीं होता। जब स्क्रिप्ट पूरा लिख लेता हूं फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर को बुलाता हूं, सुभाष भाई अब आप आइए, आपने क्या सत्यानाश करना है इसका आप करके दिखाइए। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू। सो सुभाष जी, आज मैं आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कि आपको जो शोमैन आपको जो कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से कहा जाता है बिकॉज आप आगे के बारे में सोचते हैं। और अब आपकी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है 36 फार्म हाउस, और उसको आप ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सिग्नल है इंडस्ट्री को कि ओटीटी एक रियलिटी है एंड पीपल शुड एक्सेप्ट इट? वक्त जब बदलता है तो रियलिटी ही होती है। बचपना, जवानी में, जवाना, बुढ़ापे में, 1947, 1967, 2021 में बहुत फर्क है, हम सब जानते हैं। जैसे पहले हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, टेलीविजन नहीं होता था, आज हमारे पास सब कुछ है। सो एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है जो रामायण महाभारत से चला आ रहा है, उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। वो हमेशा एक जैसा रहा है कि आप एक कहानी को, एक कथा को एक इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बता सकते हैं। वो अगर आप में आर्ट एंड क्राफ्ट है तो आप जीवन भर एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, आप उस कथा को, उस कहानी को, किसी भी कहानी को, किसी भी इश्यू को, समाज बदल सकता है, इश्यू बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, पीपल कैन चेंज। What cannot change is the storytelling. I want to tell a story of 12 years old of 2021. Who can stop me this? मेरे घर में 12 साल और उसको मैं देखता हूं और उसके इश्यूज सुनता हूं, तो मेरे अंदर एक कहानी जागती है उसके लिए। फिर उसके एक दोस्त मिलता है, उसके लिए कहानी लिखती है, एक और गरीब दोस्त मिलता है, तो उन तीनों दोस्तों को देख के मैं कहानी आराम से लिख सकता हूं। अब वो कहानी चाहे सिनेमा में हो या ओटीटी में हो या वॉच में हो या मोबाइल में हो या थिएटर में हो या ब्रॉडवे शोज में हो, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। सो व्हेन देयर आर गुड एवेन्यूज फॉर यू, यू वांट ऑडियंस, वेदर ऑडियंस थिएटर में हो या ओटीटी में हो या टेलीविजन में हो या वॉच में हो या मोबाइल में हो, एक स्टोरी टेलर को ऑडियंस चाहिए। और इसीलिए मैं स्वागत करता हूं ओटीटी का, खासकर आज की डेट में और दिन, इसलिए कि 10 साल पहले कुछ नहीं था, 5 साल पहले बहुत कुछ था, 3 साल पहले ओटीटी आया। लेकिन जब नया नया ओटीटी आया तो उनको ये कहा गया कि ये एक निश मार्केट के लिए है और ओनली फॉर यूथ है, और इसकी एक अपनी ग्रामर है, सिर्फ क्राइम, सेक्स, एक्शन, फास्ट बेस चीजें के लिए है। और जो फिल्म मेकिंग में से या अच्छे ड्रामा सीरीज में से जो लोग थे, जो लोग सिनेमा में थे, वो लोग, नए लोगों को यहाँ काम मिल गया और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। लेकिन डिमांड ये रही ओटीटी की कि भाई हमें चाहिए क्राइम, सेक्स, एक्शन से भरपूर, क्योंकि लोगों को टाइम स्पैन जो है कम है और कभी भी वो बंद कर सकते हैं। मैं ये बात तो सिनेमा हॉल में भी कहूंगा, सिनेमा में भी आप दिमाग कभी भी बंद कर देते हैं। जब आप फिल्म देख रहे होते हैं 3 घंटे, तो भी तो आप बीच में सो जाते हैं या बीच में अपने मोबाइल को देखने लग जाते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि वहां आपको बैठना पड़ता है, घर में आपको बैठना नहीं पड़ता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर एक डिफेक्ट है, स्टोरी टेलिंग के अंदर कहीं फ्लॉज हैं, जो कि उन बच्चों को
और चाइल्ड लाइक एडल्ट को आप ग्रिप में नहीं ला सकते। सो मेरा ये कहना है कि ओटीटी में जिस वक्त ये चला 2-2.5 साल से, और ये अभी पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक में लोगों ने घर बैठे बैठे इस पे भी फिल्में देखनी शुरू की। लेकिन हुआ क्या कि पूरी फैमिली पैटर्नाइज नहीं कर सकी इसको, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने भी यही सोचा कि सिनेमा अलग है, ओटीटी अलग है, टेलीविजन सीरीज अलग है। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने ऐसा सोचा कि सिनेमा की जो क्वालिटी है, जो सिनेमा की टेक्निकल हो या स्टोरी नैरेटिव की पावर हो, और फैमिली एंटरटेनर जो है वो ओटीटी में आना चाहिए, नॉट टेलीविजन सीरीज की तरह बट एक सिनेमा की तरह। अगर वो आता है तो पूरा परिवार, 6 साल से का बच्चे से लेके 80 साल तक का जो बुजुर्ग है, वो पूरा परिवार ओटीटी में वो फिल्म देखे या वो ड्रामा सीरीज देखे, देखने के काबिल हो। आज अगर आप घर में किसी बुजुर्ग को बोलते हैं या किसी लेडीज को बोलते हैं ओटीटी में, तो उनको लगता है नहीं, बच्चे के साथ हम देख नहीं सकते। ऐसा आपने जनरल इंप्रेशन सुना होगा। पर 36 फार्म हाउस में आई वांट टू प्रूव कि आप बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ वो फिल्म बार बार देख सकते हैं। हालांकि उसमें भी क्राइम है, उसमें भी मर्डर मिस्ट्री है, उसमें भी कॉमेडी है, उसमें भी फैमिलीज हैं, लेकिन फिर भी आप फैमिली एंटरटेनर की तरह उसको बार बार देख सकते हैं। तो वो जो भाषा और शैली जो सिनेमा की है, वो हम होम स्क्रीन पर भी ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। और आज ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अभी लोगों को आदत हो गई है कि सिनेमा हॉल में कभी कभी जाने की। उनको सिनेमा हॉल में अभी चाहिए लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। दे वांटेड मालविक फिल्म्स, दे वांटेड सुपरनेचुरल फिल्म्स, दे वांटेड बिगर देन द लाइफ फिल्म्स, राइट। तो एक स्थान जहां पर आप रियल प्लेस दिखाना चाहते हैं, इश्यू बेस्ड दिखाना चाहते हैं, या कॉमेडी दिखाना चाहते हैं, ह्यूमर दिखाना चाहते हैं, वो जगह है आपके पास ओटीटी में, जहां आप 2.5 घंटे का, 2 घंटे का एक पावरफुल प्ले दिखा सकते हैं, और वो प्ले बार बार देखें। अगर मेरी फिल्में उन्होंने ताल या परदेश या जितनी फिल्में 20-20, 50-50 बार देखी है, तो अल्टीमेटली तो 15, 20, 25 वीक के बाद वो टेलीविजन में ही आई, वो तो जी सिनेमा में ही आई। तो वो अगर वो फिल्में एंजॉय कर सकते हैं 25 बार, तो हम ओटीटी के प्रोग्राम का, अगर ओटीटी का प्ले बनाए, स्क्रीन प्ले बनाए, तो उसको 25 बार क्यों नहीं देख सकते? You have to work hard equally as good as cinema. Don't think it is a second grade. अभी चलो यहां तो ठोक देते हैं। वो जो चलन था वो आस्ता आस्ता चेंज होगा, मेरे हिसाब से चेंज हो चुका है और होने वाला है। इसीलिए दैट इज व्हाई यू फील कि ओटीटी में सिनेमा मेकर्स जितने आए हैं, एक तो कुछ मजबूरी की वजह से आए कि थिएटर बंद हो गए, तो उनको अपनी फिल्में वहां लगानी पड़ी, है ना, क्योंकि कोई चारा नहीं था, थिएटर बंद थे। लेकिन मैं कहता हूं थिएटर खुल भी जाए तो भी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम इस तरह के प्लेस बनाएं जो एज गुड एज सिनेमा है, क्योंकि आज थिएटर हॉल में का पूरा कॉम्प्लेक्स चेंज हो चुका है। आज सिनेमा हॉल में एक पिक्चर को प्रमोट करने के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए खर्चा होता है, सिर्फ प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर आपको छोटी पिक्चर बनानी हो, जैसे हमने 36 फार्म हाउस वाले असेंबल कास्ट का एक अच्छा प्ले दिखाना हो, तो क्या करेंगे? हम सिनेमा हॉल में नहीं दिखाएंगे, हम ओटीटी में दिखाएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा प्ले है जो सिनेमा हॉल की पिक्चरों को भी अलग श्रेणी में छोड़ देगा। और मैंने तो फरदीन, आपको पता है, हमेशा जितना जब भी परिवर्तन आया है, चेंज आया है, मैंने पहले उसको एक्सेप्ट किया है। इसी चाहे वो टेलीविजन में था, चाहे वो थिएटर में था या सिनेमा हॉल में था। कल हो सकता है मैं ब्रॉडवे शोज थिएटर में करूंगा, तो आप बोलेंगे सुभाष जी अरे आप तो फिल्में बना रहे थे, अभी यहाँ कहाँ आ गए ब्रॉडवे शोज में? बट बिकॉज आई बिलोंग टू थिएटर ओरिजिनली, बिकॉज आई बिलोंग टू माई 4 years थिएटर ट्रेनिंग ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी डेज, वहां से मैं एफटीआई गया। सो मेन थिंग इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट 36 फार्म हाउस में जो कैरेक्टर्स हमारे निकल के आए हैं, ये प्ले एक ही फार्म हाउस का है, लेकिन फार्म हाउस में जो 7-8 कैरेक्टर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि शायद एक बार देखने में आपका दिल नहीं भरेगा, आपको लगेगा इसको फिर से देखते हैं। तो हमको ओटीटी की ग्रामर समझनी होगी,
राइट राइट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं। ये एक आई थिंक बहुत ही दिलचस्प सा दौर है सुभाष जी। जैसे अगर हम 36 फार्म हाउस की बात करें फॉर एग्जांपल, दो कमाल के एक्टर जैसे सामने आते हैं, विजय राज और संजय मिश्रा, वो अपने आप में आप एक मुझे लगता है कि ओटीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सुपरस्टार है। पंकज त्रिपाठी आज के टाइम पे सुपरस्टार है, रसिका दुग्गल जो है वो सुपरस्टार है, प्रतीक गांधी जो है वो सुपरस्टार है। ये एक जो फिनोमिनन सामने आया है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छी स्टोरी है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो ओटीटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये भी प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है और था। अदरवाइज जो सिनेमा हॉल है, जो थिएटर हैं, उनके बिजनेस की पूरी ग्रामर बदल रही है, उसका मूड चेंज हो रहा है। अगर आप सिनेमा हॉल में देखिए तो 5 पिक्चरें, एक अमेरिकन फिल्म, एक साउथ इंडियन फिल्म, एक लोकल फिल्म, एक हिंदी फिल्म, 4 फिल्में एक ही साथ आती हैं। तो हिंदी सिनेमा कहाँ रहा? हिंदी सिनेमा को पहले ऐसा नहीं था, हिंदी सिनेमा को सिर्फ हिंदी सिनेमा था या लोकल रीजनल सिनेमा होता था। आज सबको उसको पूरा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। सो आई वुड से इट हैज गॉन मोर टू द बिगर सुपरस्टार्स जो लार्जर देन लाइफ है ऑन द स्क्रीन, उनको चला गया है हिस्सा। जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एज ए कलाकार, एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बहुत बड़ा स्पेस मिला है आपको ओटीटी का, और उसका आप वेलकम कीजिए और उसको बहुत सिंसियरिटी से प्ले बनाइए। उसको सेकंड क्लास सिटीजन मत समझिए, ये मेरा कहना है। सो हमने 36 फार्म हाउस जो बनाई है फिल्म, जो है जी स्टूडियो के साथ मिलकर, हमने ये कहा कि आप हम पर क्रिएटिव छोड़ दीजिए, अब देखिए कि हम इसको एक कल्चर कैसे चेंज करते हैं। देखिए 36 फार्म हाउस में क्या चीज चेंज हुई है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने कभी ओटीटी के प्ले में या 2 घंटे की फिल्म में गाने सुने थे? मैंने इसके अंदर 3 गाने रखे, क्योंकि अगर मेरी फिल्मों के गाने देख रहे हैं वो लोग, प्रदेश के गाने देख रहे हैं, युवराज के गाने देख रहे हैं ना, पेशेंस है ना उनमें, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन गानों के अंदर स्टोरी है। तो ये फार्मूला जो है क्यों नहीं मैं ओटीटी में ला सकता था? बिकॉज पेंडेमिक में मेरे को समय मिल गया जहां पर मैं अपनी पोएम लिख सकता था, मैं अपने गाने लिख सकता था, मैं गाने कंपोज कर सकता था। टेक्नोलॉजी मुझे मिल गई, कंप्यूटर मुझे मिल गया, विस्ली वुड्स के म्यूजिक स्कूल के सब स्टूडेंट्स मुझे मिल गए, हम लोगों ने गाने बना दिए। और वो गाने जैसे थोड़ा सा हमको समय मिला, बाद में हमने प्रोफेशनल लोगों को कांटेक्ट करके सोनू निगम को कहा एक गाना गाने के लिए, हरिहरन को कहा गाना गाने के लिए, उन्होंने गा दिया। अब वो गाने जो है मार्केट में आपके जी म्यूजिक में रिलीज हो गए हैं और लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ये बात तो सिर्फ हिम्मत की है ना फरीदुद्दीन साहब, आप हिम्मत कीजिए, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। एंड आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट हु लुक्स अप टू ए न्यू थिंग्स टू हैपन। वो मुझे थ्रिल करता है। सिनेमा में इतनी हिट फिल्म बना दी, एक और बना दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 साल और गुजर जाएंगे, फिर एक और बना दूंगा, फिर 2 साल गुजर जाएंगे। तो मेरे लिए एक चीज जो है, नई चीज जो है, वो मेरे लिए भी थ्रिल है, वो मुझे भी यंग रखती है। आई एम एसोसिएटेड विद यंग टैलेंट टुडे। 20 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे सब मेरे इर्द गिर्द काम करते हैं और हम लोग रोज डिस्कस करते हैं। वी हैव ए स्टोरी डिपार्टमेंट, वी हैव ए स्टोरी लैब। हमारे पास 8-10 स्क्रिप्ट रेडी हो चुके हैं इस वक्त। अभी हम लोग बहुत जोर से, शोर से हम लोग आएंगे, चाहे वो सिनेमा के लिए बनाए। सिनेमा वाली फिल्म मुख्तार में सिनेमा में बनेंगी, इसी जब स्टारकास्ट हैं उनके साथ भी हमारे प्रपोजल हैं, लेकिन वो फिल्में जो है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ की हैं। तो उसका बजट का भी फर्क पड़ता है कि आपको लार्जर देन लाइफ फिल्म बनानी है। लेकिन जो आपने अच्छे प्लेस हैं या अच्छी कहानियां हैं, नई कहानियां हैं, उसका क्या करेंगे? उसके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे पास इतने इश्यूज हैं आज के बच्चों के, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी ह्यूमरस चीजें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए आई एम क्वाइट थ्रिल्ड टू जॉइन दिस वर्ल्ड ऑफ ओटीटी, बट इन डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली। सो सुभाष जी, आपने ये फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन आपका है, आपने कहानी भी आपने लिखी है। अगर म्यूजिक की बात करें, मोमेंट इट इज सेड दैट सुभाष घई हैज कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, तो वो उसमें एक अपने आप में क्रेडिबिलिटी फौरन आ जाती है। बिकॉज जो आपके म्यूजिक आपकी फिल्मों के में आया है, मतलब कोई आपकी ऐसी फिल्म नहीं है जिसका म्यूजिक जो है वो यादगार ना रहा हो।
और जिस तरीके की आप मेहनत आपने करी है अपने म्यूजिक के ऊपर, वो लेजेंडरी है। मतलब बेसिकली बिकॉज आप सिनेमा को एक कमर्शियल प्रोपोजिशन नहीं देखते हैं, आपके लिए ये एक पैशन है, वो हमेशा रहा है। चाहे वो रेशमा के गाने हो, हीरो पे, कोई भी गाना उठा दिया जाए। तो ये आपके लिए म्यूजिक जो है, आपके आपके आपकी नजर में जो एक हमारा फॉर्मेट है फिल्मों का, उसमें उसकी क्या अहमियत है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड? मैं जब एक बार अमेरिका में 3000 अमेरिकन के सामने अपनी फिल्म दिखा रहा था ताल, इसी देयर वाज अमेरिकन ऑडियंस प्योरली, तो मैं आई आस्क्ड देम कि डू यू नो इंडिया बिफोर स्क्रीनिंग द फिल्म। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारा इंडिया जो है वो एक एपिकल एंड म्यूजिकल कंट्री है। सो हमारी हर कहानी जो है, हमारा हर काव्य शास्त्र जो है, म्यूजिक के द्वारा बताया जाता है। आई टोल्ड देम दैट वी ऑलवेज narrate our story through music. We have 6 songs in every kind of film, whether it's a horror film or it's a superstition film. So they started laughing. Yes, हमने बोला हमारे यहाँ हर चीज जो है गा के बताई जाती है, because we are epical people. हमारा रामायण, महाभारत, काव्य, जितने भी चीजें हैं वो गा के बताते हैं हम लोग। तो म्यूजिक इज ए वेरी मच कल्चरल पार्ट ऑफ और इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इससे चाहे हम लोग घर में फेस्टिवल बनाएं, शादी करें, बच्चा हो, ये हो, जो भी हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि म्यूजिक हमेशा ही इंटेग्रल पार्ट रहेगा। क्योंकि ड्रामा जो है वो ड्रामा अपने आप में एक अपनी कला है और उसका अपना स्थान है, जो सीरियस इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इसी जो ह्यूमन थिएटर, ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो थिएटर है और ड्रामेटिक्स करते हैं, और जो म्यूजिक है वो उसकी फिलॉसफी को एक्सप्रेस करता है और वेरी एंटरटेनिंग तरीके से उसके इंस्ट्रूमेंट्स इन सिम्फोनिक उसके बजने शुरू होते हैं, जहां पर कि लोगों की डिवाइन पावर को, इमोशनल पावर को कैच करता है, एनर्जीज को कैच करता है। मैंने तो कोई फिल्म सोच ही नहीं सकता कि जिसमें म्यूजिक ना हो। आप शुरू से देखिए, तो मैं जब भी स्क्रिप्ट लिखता था कोई भी फिल्म का, तो मैं म्यूजिक साथ साथ लिखता था, उसके बोल भी मैं साथ साथ लिखता था। उसके मुखड़े की ये कैरेक्टर इस तरह की कुछ लाइन बोलेगा, माय नेम इज लखन बोलेगा, बिकॉज आई यूज्ड टू राइट डायलॉग्स आल्सो। सो ऑल दोस मुखड़ास आई यूज्ड टू गिव टू बख्शी साहब, अरुण बख्शी साहब, कि साहब ये मेरी सिचुएशन है और ये मेरा कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की ये साइकोलॉजी है, ये फिलॉसफी है और ये लाइन बोलता है। और उनको तकरीबन अच्छी लगती थी, बोले सुभाष इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। फिर उसी के ऊपर वो पूरा 2 अंतरे 3 अंतरे अच्छे तरीके से वो लिख देते थे। इसीलिए हमारे गाने जितने भी आप फिल्मों में देखेंगे वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी लगते हैं। क्यों लगते हैं? बाहर से आए हुए इंपोर्टेड सॉन्ग नहीं लगते हैं कि चलो अभी कमर्शियल ब्रेक है, चलो एक पार्टी सॉन्ग कर देते हैं, चलो अभी ऐसी है तो चलो एक बैकग्राउंड सॉन्ग डाल देते हैं, कुछ काम नहीं है तो, ऐसा नहीं। So music has to be part of our life, music has to be part of our script, music has to be part of our play. So that is why I could not resist कि even 36 फार्म हाउस जैसी जो एक छोटे बजट की फिल्म है, ensemble cost है, उसमें भी मैं म्यूजिक लेकर आया। That is the beauty of it, and I think when you see the film you will enjoy it. सुभाष जी, आपने फिल्म की कहानी भी लिखी है। राइटिंग से रिलेटेड मेरे 2 सवाल आपसे हैं एक साथ। एक तो आपने आनंद बख्शी साहब का आपने जिक्र किया, तो जिस तरीके से आपने अपने राइटर्स को इज्जत दी है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से एक उसके ऊपर विस्लिंग वुड्स में एक अलग कोर्स होना चाहिए कि क्रिएटिव लोगों को एक उनका कंफर्ट जोन तलाश करने के लिए उनको रिस्पेक्ट देना क्यों जरूरी है। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि वो आनंद बख्शी साहब की तरफ जो आपका एक श्रद्धा थी, आपने उनके लिए प्रोग्राम किया कुछ दिनों पहले, आपने जिस तरीके से उनकी लेगेसी को आपने कैरी फॉरवर्ड किया उनके इंतकाल के बाद भी, वो आई थिंक अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपने दिलीप साहब के साथ में आपने काम किया है। ये हमेशा कहा जाता था कि दिलीप साहब जो है अपनी लाइनें जो है वो खुद लिखते थे, उनको उर्दू का बड़ा शौक था, वो पढ़े लिखे आदमी थे और उनका राइटिंग में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता था। तो आपका जो कोलैबोरेशन दिलीप साहब के साथ में रहे, तो राइटिंग के लेवल पे उनके क्या कंट्रीब्यूशन होते थे? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात क्या होती है, 2 आर्टिस्ट जब काम करते हैं, एक सीनियर हो एक जूनियर, जैसे वो लोग सीनियर थे, मैं जूनियर था उस वक्त। जूनियर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सीनियर पे श्रद्धा होनी चाहिए। ही शुड हैव फेथ। जूनियर का अगर आके, मैं अगर नया डायरेक्टर हूं या 2-3 पिक्चरें हिट दिए, 4 हिट दिए, और मैं अगर उनके फैकल्टीज को, उनकी स्किल फैकल्टी को चैलेंज करने लगूंगा, तो मेरी कभी नहीं बात बनेगी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर के लिए कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पिछली फिल्मोग्राफी का रिस्पेक्ट कीजिए। तो दिलीप साहब के साथ जब मैं गया 3 पिक्चरें की, तो पहला सवाल मेरा दिलीप साहब के साथ ये था, दिलीप साहब मैं आपकी पिक्चरें तब से देख रहा हूँ जब मैं निक्कर पहना करता था,
तो मैंने आपसे ही के थ्रू ही सिनेमा को सीखा है। अब मैं आपके साथ फिल्म बना रहा हूं, लेकिन अब मैं आपका डायरेक्टर हूं, तो क्या आप उस लड़के को, बच्चे को डायरेक्टर का मान देंगे? यू तो हंसने लगे, तो कहने लगे नहीं, मैं अपने डायरेक्टर को डायरेक्टर ही समझता हूं। और आप मानेंगे कि तीनों फिल्मों में उन्होंने मुझे डायरेक्टर का मान दिया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हुआ है कि, और लेकिन फिर भी मैं उनकी सलाह लेता था, फिर भी मैं उनके जितने भी गुण थे दिलीप साहब के, वो सब मैं उनसे सवाल करता था, सर ये मेरा सीन फंस गया ऐसे, तो मैं कैसे करूं, मैं ये मेरी सिचुएशन फंस गई तो मैं कैसे करूं, इवन लाइफ की बातें या सिनेमा की बातें। तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली बहुत सी चीजें सिखाई, बिकॉज उन्हें पता था कि सुभाष मुझसे प्यार करता है और मुझ में श्रद्धा रखता है, एंड आई मस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विद हिम। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस लेके अपने आप को एक्सपीरियंस बनाया। मैंने बख्शी साहब से को इतनी इज्जत दी कि बख्शी साहब की कला से ही आज मैं लिख सकता हूँ। अब मैं जब भी कोई पोएम लिखता हूँ या गाना लिखता हूँ तो मैं सिर्फ बख्शी साहब को याद करता हूँ और मेरे लिए आसान हो जाता है, मैं उन्हीं को याद करता हूँ। आज लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, रहमान, ये लोग ही मेरे गुरु रहे हैं। मैंने इनसे कितना कुछ सीखा है। आज कंपोज भी करना होता है तो मैं उन म्यूजिक कंपोजर को जिनका मैं फैन रहा हूं या जिनके साथ काम किया है, सो ये उन्हीं का देन है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं। ओनली थी कि मेरा ये क्रेडिट था कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, करता हूं, और उस प्रेम की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया उन लोगों ने, और मैंने लिया। ओके, एंड सुभाष जी, एक ये बात हमेशा से कही गई है कि जिस तरीके से आपने अपनी फिल्मों में प्रमोशंस में आपने जो विश्वास रखा है, वो एक गैर मामूली आई थिंक एग्जांपल है। वो उसमें भी केस स्टडी हो सकता है, मुझे लगता है विस्लिंग वर्ड्स पे उसमें भी कोर्स होना चाहिए, that how to promote your film and why is it important to promote your film. आप 36 फार्म हाउस आ रही है, आप जिस तरीके से पैशनेट तरीके से आप प्रोमोस शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, वो एक इट इज सो इंस्पायरिंग that you're so consistent and you're so passionate about. वो क्या है कि जब आप अपने प्रोडक्ट में खुद बिलीव करेंगे तो सामने वाला बिलीव करेगा। बहुत बार लोगों को लगता है कि निकल जाएगी पिक्चर, लेकिन वो जो बिलीफ है वो जब तक खुद में नहीं होगा वो किसी और में कैसे आएगा। मेरा आपसे सवाल एक ये था कि बहुत से चर्चे हुए जब खलनायक रिलीज हुई और संजय दत्त वाज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ फेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आपका क्या अप्रोच था कि दैट ही जिस तरीके से पूरा मुल्क उनको देख रहा है आज के टाइम पे और वही फिल्म है, तो मैं इसकी अगर मार्केटिंग करूं तो मैं किस तरीके से करूं कि वो तकलीफ भी ना हो किसी को, एंड एट द सेम टाइम मैं एक जो सही पोजीशनिंग है फिल्म की वो भी करता हूं। मैं संजय दत्त को तब से जानता था जब से वो बच्चा था। फिर उसकी दूसरी फिल्म विधाता भी मैंने डायरेक्ट की थी, जो उसकी जिंदगी की दूसरी फिल्म थी। उसके 10 साल के बाद मैंने उसको खलनायक में लिया था। तो उसके बाद मैं उसे बहुत क्लोजली जानता था, और मैं जब उसके पास ये मुसीबत आई और ये अरेस्ट हुआ तो मुझे ये बात बिल्कुल मालूम थी कि ये बेकसूर लड़का है, ये अपने भोलेपन में किसी जगह में ट्रैप हो गया है टेक्निकली, और अब ये फंस जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली कोई क्रिमिनल नहीं था। इसी एक बच्चे की उड़ान होती है, वो गलत होती है तो फंस भी जाता है। तो मैं उस दृष्टि से ही उसको देखता था। तो कभी भी खलनायक के टाइम पे जिस वक्त ये हादसा हुआ या जिस वक्त तो अरेस्ट हुए या मुझ में कुछ परेशान हुआ होगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं था मेरे पे। बल्कि जिस वक्त उसका हुआ, उसके लास्ट क्लाइमेक्स भी जो एंड में सीन है उसके जेल का, खलनायक का, वो उसके अरेस्ट के बाद जब छुट्टी में आया तब उसने शूट किया, शूट किया था। और एक त्रिमूर्ति फिल्म हम शुरू करने वाले थे, उसका भी एक पार्ट वो शूट करके गया था, और फिर उसको लंबी सजा हो गई। लेकिन मैंने इस चीज को कभी कैश नहीं किया, ये मेरे असूलों के खिलाफ था। ये एक बड़ी दरिद्री बात है कि आपका एक एक्टर जो है वो इस तरह से फंस जाए मुसीबत में और आप उसको कैश करें। आप सही मानेंगे कि खलनायक की प्रमोशन में मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, खामोश बैठ गया। चोली के पीछे की इतनी कंट्रोवर्सी चली, 32 पॉलिटिकल जो यूनिट्स थे वो मेरे खिलाफ हो गए, कोर्ट केस हो गए, लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे मालूम था कि मैंने फिल्म क्या बनाई है, मुझे मालूम था कि संजय दत्त क्या है, मुझे मालूम था कि चोली के पीछे क्या है, और मैं चुपचाप जो है उसमें बिना शोर किए हुए, आप मानेंगे कि
खलनायक की प्रमोशन का मेरा जिंदगी का मिनिमम बजट है प्रमोशन में। सबसे कम प्रमोशन मैंने खलनायक की, क्योंकि वो खलनायक अपने आप में एक प्रमोशन थी, सब जगह बात चल रही थी उसकी। मुझे इतना था कि सिर्फ मैं इनको इन्फॉर्म कर दूं कि ये थिएटर में लग रही है और ये शोज है, इस दिन लग रही है, बस और कुछ नहीं किया हमने। I adopted a very simple approach, as a calm approach, and it paid us. एंड सुभाष जी, म्यूजिक की अगर हम इसे बात करें, आपकी फिल्मों में एक जो आई थिंक मुझे लगता है कि वो भी एक केस स्टडी आज आप केस स्टडीज की बात कर रहे हैं कि आपकी फिल्मों में जो सर्टेन गाने रहे हैं तो उनकी जो हुक लाइन है वो इतनी मकबूल रही है कि वो अपने आप में गैर मामूली है, चाहे वो डिंग डोंग हो, चाहे वो ईलू ईलू हो, चोली के पीछे क्या है, आई लव माई इंडिया, परदेश में, इस तरीके के बहुत से गाने, कर्ज के गाने ले लें, कोई भी हम गाने ले, तो बहुत से गाने इस तरीके के रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा उसके हुक लाइन की वजह से बहुत मकबूल है। एज अ डायरेक्टर, एज अ शोमैन, आपके लिए कितना जरूरी रहा है कि वो एक पल्स को पकड़ना यंगस्टर्स की या फिर ऑडियंस की, कि यार ये जो है ये सबके दिलों पे छा जाएगा। बिकॉज बहुत बार लोग जो है पॉपुलर कल्चर को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे लगता है वो उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी कि मिलना चाहिए। एक आम आदमी की जिंदगी में, जो एक टैक्सी ड्राइवर है और ऑटो वाला है, उसकी जिंदगी में सिनेमा का कितना बड़ा रोल है ये शायद लोग समझ ही नहीं सकते। वो उसकी जिंदगी का जो ख्वाब है वो सिनेमा की वजह से बनते हैं, एंड उसको जो है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, तो आपके जहन में वो हुक लाइंस और वो जो कैची जो बने हैं और जो आज तक जिंदा है, वो कितना जरूरी है? 3 तरह के लोग होते हैं स्टोरी टेलर, 3 तरह के फिल्म मेकर्स होते हैं। एक होते हैं जो कहानी लिखते हैं और शीशे में खुद ही को ही कहानी सुनाते हैं शीशे के सामने, और वो खुद ही देखते हैं और बोलते हैं क्या बात है। और दूसरे किस्म के होते हैं जो कहानी लिखते हैं और सिर्फ अपने दोस्तों को, कुलीग्स को, ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनका जो सर्कल है उनको सुनाते हैं, है ना, और बोलते हैं क्या बात है, क्योंकि वो दोस्त भी उसी लेवल के होते हैं। क्लासिकल जानने वाला क्लासिकल के गाने को तारीफ करेगा, है ना। और एक होते हैं तीसरे हमारे जैसे जो कहानी सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम आम आदमी को कैसे रुझाएं, हम उसको अपनी कहानी कैसे बताएं, तो हम उसको कितने एंटरटेनिंग से बताएंगे कि ताकि वो देखे। पहले हम ताली बजाएंगे, वो हमारी तरफ देखेगा, फिर हम मुस्कुराएंगे, फिर देखेगा, फिर हम उससे मोहब्बत करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे एक था राजा, एक थी रानी, है ना, और उसको ऐसे, और वहां पर ऐसी कहानी शुरू हुई। तो वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें उसके मूड को, उसकी जो भोलापन है, उसके अंदर जो एक लुक फॉरवर्ड फॉर एंटरटेनमेंट है, वैल्यू है, वो एक उसको उसमें हम लोग ढूंढते हैं। क्योंकि मुझे तीसरे आदमी को कहानी सुनाना है, उन स्ट्रेंजर्स को सुनाना है जो कोलकाता में हैं, जो चेन्नई में हैं, जो कश्मीर में हैं, वो लोग मेरी फिल्म देख रहे हैं जो मुझे जानते भी नहीं। मेरे कैरेक्टर्स जो है वो बता रहे हैं। जब तक मेरे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, जब तक विश्वनाथ ये नहीं कहेगा जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जब तक लखन ये नहीं बोलेगा कि माय नेम इज लखन, जब तक नायक नहीं बोलेगा मैं खलनायक हूं, है ना, तब तक वो कैरेक्टर उनके पास कैसे होंगे? जब विलन्स के अपने टोटके होंगे, डायलॉग्स होंगे, फिर उसके बाद कहानी को आप आस्ते आस्ते सीरियस ले जाइए, और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो एंड में बड़े प्यार से अपेरेंट बनाए हुए, बिना थोपे हुए आपने उस मैसेज को दे दिया, ताकि उसका पूरा परिवार कहे कहानी अच्छी है, इसमें मैसेज भी अच्छा है। भैया सुभाष घई की पिक्चर में मैसेज भी होता है, एक इशू भी है। जैसे भी 36 फार्मर्स में सब कुछ होते हुए, हंगामा होते हुए, मर्डर, मिस्ट्री, फन, कॉमेडी, भी एक मैसेज है कि सम स्टील्स फॉर नीड एंड सम स्टील्स फॉर ग्रीड। कुछ जरूरत के लिए चोरी करते हैं और कुछ लालच के लिए करते हैं, लेकिन लालच वालों का कितना बुरा हाल होता है ये इस पिक्चर में देखिए। तो मैसेज में अपना जब पहुंचाना है, तो मुझे वो जो आप टोटके कह रहे हैं या वन लाइनर हैं जो गाने में हो या डायलॉग्स में, वो मेरे हिसाब से मैं तीसरे किस्म का एंटरटेनर हूँ, फिल्म मेकर हूँ। आप समझिए, मेरा ताल्लुक मेरे ऑडियंस को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन चीप लेवल पे नहीं, गिर के नहीं, वल्गैरिटी से नहीं, एक अच्छे तरीके से आप अपनी जो भी आपकी क्लासिक फैकल्टी है जहां तक है
उसको मेंटेन करते हुए, डिग्निटी मेंटेन करते हुए ही तो दिलीप कुमार बने, डिग्निटी मेंटेन करते हुए तो राज कपूर बने, है ना, डिग्निटी मेंटेन करते ही बड़े बड़े कलाकार रहे, तो हम क्यों नहीं रह सकते? लेकिन ये है कि पब्लिक, लोग क्या चाहते हैं कि हम ड्रामा देखने जा रहे हैं भाई, हम एक कहानी देखने जा रहे हैं, हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं, तो उनको मजा आना चाहिए। आप उसमें बहुत अच्छी बात कीजिए, उनको और भी अच्छा लगेगा, मैक्सिमम लोग देखेंगे। अदरवाइज क्लासिकल राग तो क्लासिकल सुनने वाला ही बताएगा आपको, उसी तरह के क्रिटिक मिलेंगे, उसी तरह के क्रिटिक उनके बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ए सिनेमा, कहने दो उनको। और एक जगह खुद शीशे में देख के खुद ही खुश हो जाते हैं, 2-4 फेस्टिवल में चले गए तो उनके वो भी खुश हो गए कि हमारा इंडिया में तो नहीं चला, लेकिन वेनिस में तो बड़ी अच्छी गई हमारी पिक्चर, और फेस्टिवल में शोज में लोगों ने तालियां बजाई। वो ठीक है, क्योंकि वो आपका टारगेट था, वो आपका रुझान है। डेफिनेटली। आपने ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाई है जी, क्योंकि कपूर के साथ में, तो आप वैसी भी फिल्में बना सकते हैं जिस तरीके का आपका जो सर्किल रहा है। शबाना आजमी आप विस्लिंग वुड्स में बहुत आई थिंक एक्टिव रही हैं, बहुत सपोर्टिव रही हैं, बहुत से हर तरीके के जो बड़े बड़े चाहे कैमरा सिनेमाटोग्राफर हैं, राइटर्स हैं, दे हैव बीन विद यू, तो ऐसी बात नहीं है। उसी की वही वजह है कि जो मेरी पिक्चर में डिग्निटी रहती है, चाहे वो आर्टिस्टिक स्किल की हो या उसके प्रेजेंटेशन हो, सीन में हो या गानों में हो। आपको ये सुन के हैरान होगी फरोजनी जी, मैं जितने फेस्टिवल में वहां पर सब फेस्टिवल फिल्में देखता हूँ, कोई भी कमर्शियल फिल्म देखता। आपको सुन के हैरान हो कि मेरे स्टूडेंटशिप जो सिनेमा की शुरू हुई है वो ऋत्विक घटक के अंदर हुई है। ऋत्विक घटक मेरे 2 साल 2.5 साल गुरु रहे हैं सिनेमा के बारे में। जितने भी आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स हैं वो मेरे बहुत परमप्रिय मित्र रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ के बहुत बहुत डिस्कशन किया। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे था कि मैं कमर्शियल सिनेमा में ही ज्वाइन करूंगा, मैं आर्ट सिनेमा को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो आर्ट सिनेमा की मुझे बहुत कदर है। आज विस्लिंग वुड्स जो खोला है हम लोगों ने, उसमें भी हम आर्ट सिनेमा भी सिखाते हैं और कमर्शियल भी सिखाते हैं। हमारा ये फार्मूला है कि रिस्पेक्ट ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल, सब करो, जो उसमें तुम अच्छे हो तुम करके दिखाओ। आज भी मेरे को आर्टिस्टिक फिल्में जो है बहुत अच्छी लगती, मैं देखता मैं एक्चुअली में वही हूँ। अगर आप मुझे कहें, अगर आपने कहा कि मैं अपनी फिल्में देखूंगा, मैंने कभी अपनी फिल्म देखी नहीं पुरानी जो मेरी रिलीज हो गई है। और इसीलिए मैंने जब ब्लैक एंड व्हाइट बनाई तो ये सोच के बनाई कि अच्छा मैं एक अनलाइक सुभाष घई फिल्म बनाता हूँ। चलो सुभाष घई, और यही हुआ कि जब फिल्म रिलीज हुई बोले पिक्चर तो अच्छी है लेकिन सुभाष घई की फिल्म नहीं लगती। फिर उसको भी फेस्टिवल के 5-6 अवार्ड मिल गए। पर मैंने वो सोच के बनाया था कि मैं ऐसे ही सोच के बनाऊंगा, कम बजट में 1/3 बजट में बनाऊंगा अनिल कपूर को लेके, और एक इश्यू बेस्ड फिल्म कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जिंदगी कलरफुल भी है। इस थीम से मैंने फिल्म बनाई थी। अगर आप देखो तो एक बहुत, जब मैं चाहूं तो तभी बना सकता हूँ। जॉगर्स पार्क मैंने लिखी, इट वॉज माई स्क्रिप्ट, आप बोलिए, जो कि बिल्कुल नॉन कमर्शियल फिल्म थी। अब हम लोगों ने प्रोड्यूस भी की, इकबाल प्रोड्यूस की, राहुल प्रोड्यूस की। ऐसा नहीं कि हमने मराठी में संहिता नेशनल अवार्ड फिल्म में जो जीता वो की, बंगाली फिल्म मैंने की। सो आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द आर्ट सिनेमा, बट एज सुभाष घई इज कंसर्न, पीपल एक्सपेक्ट एंड आई ऑल्सो एंजॉय व्हेन दे स्माइल। सुभाष जी, सवाल तो इतने सारे मेरे जहन में आए, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। रिसेंटली मेरी शाहिद रफी साहब से मेरी बात हो रही थी, मोहम्मद रफी साहब के साहबजादे, और हमने जिक्र किया किस तरीके से मोहम्मद रफी साहब ने ही केप्ट ऑन अपडेटिंग हिमसेल्फ, और उन्होंने जिस तरीके से नए नए तरीके के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे। कर्ज में उन्होंने दर्द दिल किया, वो एक एक्सपेरिमेंट में मुझे लगता है कि हुआ होगा ऋषि कपूर के ऊपर मोहम्मद रफी की आवाज, नया तरीके का साउंड, इलेक्ट्रिक गिटार्स एंड ड्रम्स एंड एवरीथिंग दैट वेज। लेकिन मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर के मर्जी और विजन के बगैर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। आपको वो कैसे, आपको वो एक ये आपको आइडिया आया कि मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना होना चाहिए, दर्द डिस्को? एंड बिकॉज उस वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि किशोर कुमार साहब जो है एक उरूज पे थे, और इस तरीके के गाने किशोर कुमार साहब को जनरली जाते थे, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया? ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि रफी साहब के जो आखिरी चंद गाने थे उसमें से ये गाना दर्द दिल दर्द जिगर भी था। उसके बाद वो चल बसे, लेकिन मेरी मुलाकात उनके साथ हुई इस गाने के दौरान पे, और
सब रफी साहब को जानते हैं कि बहुत तो अल्लाह के प्यारे, बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही शरीफ इंसान थे। और कलाकार तो कहना ही मतलब बहुत छोटी बात है, बहुत बड़े थे वो कलाकार। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर ये जो गाना हम लोग कर रहे हैं, तो ये गाने में हम लोग मॉडर्न बीट ले रहे हैं, हम जो हमारी हिंदुस्तानी, मैं आपका फैन रहा हूँ रफी साहब, बचपन से आपको गाता रहा हूँ, लेकिन इसमें हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्यारे जी भी खड़े थे वहां पर। प्यारे जी ने बताया कि सुभाष जी का आइडिया है कि लक्ष्मी जी ने तो गजल टाइप का गाना बनाया था, लेकिन अभी उसको पॉप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और मैं इसका ऑर्केस्ट्रा बेस से बना रहा हूं, तो आपको भी उस तरह से ही इस समझ के करना होगा कि ये गाना जो है एक यूथ का एक्सप्रेशन है, यू नो। तो रफी साहब मुस्कुराए, तो बोले भैया मुझे तो चैलेंज मिलते रहते हैं और मैं कोशिश तो करता रहूंगा, अब अल्लाह करे सब ठीक हो जाएगा, ऐसी ये उनका जवाब था। और उन्होंने इतनी शिद्दत और इतने दिल से गाया, इतनी समझ से गाया, दर्द दिल, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज तक मेरी जिंदगी का जितने भी फिल्में मैंने की हैं, अगर कोई मुझे कहे कि तुम गाना सुनाओ सुभाष, तो मैं दर्द दिल दर्द ही सुनाता हूँ, वही गाना सुनाता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट गाना है हमेशा। और जिस तरह से रफी साहब ने गाया वो तो हद ही कर दी इसी। और एक्सपेरिमेंट था, बल्कि रफी साहब ने हर तरह के गाने गाए, जॉनी साहब के लिए भी गाए हैं, तो उनकी तो जितनी तारीफ करें उतना अच्छा है इसी। लेकिन अभी इस फिल्म में 36 फार्म हाउस में अभी देखिए हरिहरन जी के लिए मैं जो गाना, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने हरिहरन जी को तो क्यों चुना, वो तो गजल गाते हैं, शास्त्रीय संगीत में आ गए हैं, इधर आ गए हैं, वो आ गए हैं, तो इतने यंग स्टार थे, इतने यंग सिंगर्स आ गए हैं। मैंने बोला भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चर्पी और डांसिंग सॉन्ग है जो इस फिल्म में है, जिसका टाइटल है माइंड योर बिजनेस, तो आगे निकल, यू नो, ये गाना है बड़ा डांसिंग, आपने सुना नहीं होगा शायद। तो मैं कहा वो मैं चैलेंज दूंगा सिर्फ हरिहरन जी को, और मैंने हरिहरन जी को बोल के कहा कि देखिए मुझे सब कह रहे हैं कि आपको ये गाना ना दें, और मैंने सोच लिया कि आपको गाना देना है। अब आपने गाना कैसे गाना है आप सोचिए, आपकी मर्जी। और आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की उस गाने की और मेरे को रिकॉर्ड करके भेजा कि मेरा दिल खुश हो गया। आप प्रैक्टिकली हरिहरन जी हैज रीइंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फॉर द चर्पी सॉन्ग्स, फॉर द चालू सॉन्ग्स, जो बीट के 6-8 के गाने जितने भी होते हैं, चाहे माय नेम इज लखन हो, चाहे माइंड योर ओन बिजनेस हो, बहुत इस तरह के जितने गाने होते हैं, एंड ही हैज डन फैंटास्टिक। यू हैव टू बिलीव in the experience of a person, you have to believe in a senior person, ये कर लेगा, सिर्फ उसको चैलेंज दीजिए। आप आज मुझे चैलेंज दिया ना इन्होंने 36 फार्म हाउस का, कि चलिए छोटे से पिक्चर बना के दिखाइए सुभाष जी, आप तो बड़े बड़े पिक्चर बनाते हैं, एक ही फार्म हाउस के अंदर 7-8 कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे उलझते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, मैंने करके दिखाया ना। अभी अच्छा बुरा कितना अच्छा उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बनाया मैंने, अपने दिल से बनाया। आप ये बोलेंगे अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन दिल से बनाई है सुभाष जी ने, बस इतनी काफी है मेरे लिए। ना चलना तो वो ऊपर वाले के हाथ में। मैंने आपसे रोटी सुभाष जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके अगर म्यूजिक की बात हम लोग कर रहे हैं, गानों की बात करें, चाहे वो डिंग डोंग हो, चाहे वो माय नेम इज लखन हो, चाहे वो ताल के गाने हो, चाहे वो चोली के पीछे क्या है वो खर्च के गाने हो, आपका कैनवस हमेशा बहुत बड़ा रहा है। आपके जो फ्रेम्स होते हैं उस फ्रेम में बहुत सारे डांसर्स होते हैं, और हर चीज जो है, जो ऐसा मुझे एज अ व्यूअर जो प्रतीत होता है वो ये होता है कि हर चीज जो है वो एक सिमेट्री में है, एक ऑर्डर में है कहीं ना कहीं, और वो डायरेक्टर के विजन से ही हो सकता है कि वो पूरे फ्रेम को वो एक साथ देख रहा है। वो बहुत से लोग हैं उस फ्रेम में, लेकिन उस फ्रेम को जो है वो डायरेक्टर ही देख रहा है कि वो कोई चीज उसके अंदर कोई ज्यादा तो नहीं है, कोई चीज कम तो नहीं है किसी तरीके से। तो ये बड़ा कैनवस जो आपने हमेशा रखा, और उस कैनवस को सिमेट्रिकल हमेशा रखा कि उसमें कुछ एक ऐसा हो कि इट लुक्स ग्रैंड, वो कितना जरूरी रहा है आपके लिए, और वो आप कैसे इमेजिन करते हैं अपने फ्रेम्स को, स्पेशली गानों के लिए? इसी वो मैं तब करता हूं जब मैं उस फिल्म का डायरेक्टर होता हूं। इसी director is the author of cinema. You see, he has a script, he has a story, he has a characters, he has an actor. Now, how he presents through his technical arrangement on the screen, a director job begins from here. जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तब मैं डायरेक्टर नहीं होता। जब स्क्रिप्ट पूरा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टर को बुलाता हूँ, सुभाष भाई अब आप आइए,
आपने क्या सत्यानाश करना है इसका आप करके दिखाइए, कितना खराब कर सकते हैं। और फिर मैं उसको खराब करना, उसको विजुअल में लेना शुरू करता हूँ, साउंड से लेना शुरू करता हूँ, और बहुत सी चीजें बदल भी देता हूँ, चेंज करता हूँ, इम्प्रोवाइज करता हूँ। लेकिन 36 फार्म हाउस में हमारे डायरेक्टर जो हैं वो नए डायरेक्टर हैं, राम रमेश शर्मा, विस्लिंग वुड से है वो। तो इसमें मैंने तो उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया कैरेक्टर्स के लिए, भाई ये एक्टर्स है, और एक्टर्स साथ थोड़ी वर्कशॉप की और उनको दे दिया, सपोर्ट कर दिया मैंने 36। क्योंकि जब प्रोड्यूसर होते हैं तब मैं डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर उनको इंटरफेयर नहीं करता, वो उनके डायरेक्टोरियल अपने ही ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ, जब आप बात कीजिए कि बड़ा कैनवास और बड़ा फ्रेम एंड राइट काइंड ऑफ कंपोजिशन, राइट काइंड ऑफ साउंड एंड विजुअल मैचिंग विद ईच अदर, वो एज ए डायरेक्टर मेरा काम है, मुझे सीखना है और हर बार अपडेट करना है, और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको, उसके थ्रू उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे अभी स्पेशल इफेक्ट्स आ गए हैं, बहुत से नए ट्रीटमेंट आ गए हैं विजुअली, तो मैं सीखता हूँ, वो मैं करता हूँ। लेकिन मुझे ये है कि उसके अंदर इमोशंस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, अगर ह्यूमन इमोशन करेक्ट नहीं है तो सारी टेक्नोलॉजी फ्लॉप है। एब्सोल्युटली। एंड शिवाजी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप काफी बिजी हैं। मिलते रहेंगे ना, अभी कौन सी इतनी जल्दी है, फिर कोई बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 36 फार्म हाउस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सर।